नमस्कार दोस्तों, जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था जिसमें हमने शिवाजी महाराज के वंश का रिलेशन दिखाया था श्री राम के वंश से, उस वीडियो के बाद कुछ दोस्त जो शिवभक्त है उनके तरफ से कहा गया कि थोड़ा अश्मक महाजनपद जो है अश्मक, उसके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए और जानकारी चाहिए। अश्मक महाजनपद जो कि उगम स्थान है शिवाजी महाराज के वंश का, जो कि उगम स्थान है राजपूत, जो कि स्पेशली सिसोदिया राजपूत थे उनके वंश का, क्योंकि वो वंश भी महाराष्ट्र से ही वहाँ गया है और फिर वहीं से रिटर्न यहाँ पे भी आ गया उनकी एक शाखा। तो इसलिए अश्मक महाजनपद के बारे में जितनी कहानी और जानकारी मुझे मिली उस कहानी को मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अश्मक महाजनपद जो राजा अश्मक के नाम से था, लेकिन उसकी स्थापना राजा अश्मक ने नहीं की थी। एक टेक्निकल मिस्टेक्स पहले वीडियो में मेरे से हो चुकी है, लेकिन वो मिस्टेक इसलिए हुई कि जो भी अश्मक के राजा थे या जो भी राजा हुआ करते थे उनको अश्मक राजा ही कहते थे। तो उसके कारण कई जगह अश्मक राजा का उल्लेख कई पीढ़ियों में आता रहता है और फिर ये ध्यान में आ गया कि वो राजा अश्मक, यानी अश्मक महाजनपद के जो भी राजा थे उनको राजा अश्मक कहते थे। जैसे कि मराठाओं के जो राजा थे उनको मराठा राजा कहते थे। मराठाओं की सेना कही जाती थी, फिर वो किसी भी नेतृत्व के पीछे आए, साथ में आए, लेकिन उनको मराठों की सेना कही जाती थी। बस वैसे ही जो अश्मक महाजनपद था उसके हर राजा को अश्मक राजा कहा गया। उसकी स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना जरूर कुछ राज परिवार के एक सभासद ने की, क्योंकि अश्मक महाजनपद के जो राजा थे वो खुद को इक्ष्वाकु कुल से कहते थे कि वो इक्ष्वाकु कुल के है, वो सूर्यवंशी है, और वही इक्ष्वाकु कुल जो श्री राम का था। अभी इक्ष्वाकु कुल की स्थापना, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं। इक्ष्वाकु कुल में एक राजा अश्मक भी हुए थे जिनका नाम अश्मक था, लेकिन उन्होंने इस महाजनपद की स्थापना नहीं की थी। उसको कारण ऐसे है कि राजा अश्मक जब हुए थे वो श्री राम से कई पीढ़ियों पहले हुए थे। अगर उन्होंने स्थापना की होती दक्षिण की तरफ अश्मक महाजनपद की या साम्राज्य की, तो जब श्री राम दक्षिण की तरफ आए थे वनवास के लिए, तो उस कहानी में कहीं ना कहीं वो जिक्र होता। तो इतिहासकारों के कहने के हिसाब से अश्मक महाजनपद की स्थापना लगभग 2600 साल के आसपास हुई है, लेकिन शायद वो बहुत पहले थोड़ी हुई है उससे, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल 2600 साल के अंदर हुए, उससे पहले भी हुई है। उसका रीज़न ये है कि उसका उल्लेख महाभारत में भी है। अभी देखिए, जिस राजा अश्मक के नाम से महाजनपद की स्थापना हुई उस राजा अश्मक की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। राजा अश्मक राजा सुदास का लड़का था। जिस राजा सुदास ने जो पहला महायुद्ध हुआ था इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, जिसे दाशराज्ञ युद्ध बोलते हैं, उस दाशराज्ञ युद्ध में उस राजा सुदास को जीत मिली थी, वो जीत गया था। और उस राजा सुदास की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे, जिसमें राजा अश्मक का जन्म हुआ। लेकिन ये कहानी कैसे है कि जो राजा सुदास थे, ये राजा सुदास की पत्नी को वशिष्ठ जो ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि से जो पुत्र प्राप्त हुआ। देखिए, राजा सुदास की पत्नी को ऋषि वशिष्ठ से जो पुत्र प्राप्त हुआ वो राजा अश्मक था। तो यह कहानी इस तरह की है, इसको डिटेल में हम देखेंगे, बहुत समझ के लेंगे, क्योंकि ये कहानी थोड़े अलग अलग तथ्यों को, थोड़ी समाज मान्यताओं के पार जाने वाली है। हाँ, जो चमत्कारों को मानते हैं वो उसको अलग ढंग से सोच सकते हैं, जो साइंटिफिक तरीके से समझते हैं वो उसको अलग तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन ओपन माइंडेड है वही उस हमारी नेक्स्ट कहानी को समझे। जो कट्टर धार्मिक है, जो अपने मान्यताओं के पार नहीं जाना चाहते, जिनकी सोच एक सीमित तक ही रखना चाहते हैं, वो इस कहानी को आने वाले बिल्कुल ना देखें। ठीक है, तो अभी जो राजा अश्मक था उसके नाम से इस अश्मक नाम की जो महाजनपद था उसकी स्थापना हुई। यानी स्थापना किसने की? कुश के परिवार में किसी सभासद ने की।
कुश के बहुत सारी पीढ़ियां हुई। जैसे हमने कहा था कि श्री राम के 2 लड़के थे, एक था लव, एक था कुश। जब श्री राम ने सोचा कि अब हम वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे, यानी अब राजपद हम छोड़ देंगे, तो भरत ने उनको मना किया। और उस कंडीशन में फिर लव और कुश दोनों के राज्याभिषेक अलग अलग जगह करवाए गए उस सिचुएशन में। और लव को पंजाब का जो प्रांत था उस तरफ का राज्य दिया गया, जिसके नाम से आगे लाहौर, जो पाकिस्तान में आज शहर है, उसकी स्थापना हुई। कुश को दक्षिण की तरफ का प्रदेश था, जिसमें अयोध्या उसकी राजधानी थी। और फिर उसके परिवार की जो शाखाएं बड़ी, जिन्होंने अपने अलग अलग राज्य स्थापन किए, उसमें से ये पहला था, सबसे इम्पोर्टेंट था अश्मक महाजनपद, जो अयोध्या से हटके अलग राज्य स्थापन हुआ। अभी इन अश्मकों की 2 बार कहानियां इस इतिहास में आती है। एक तो महाभारत में। महाभारत में अश्मकों की सेना ने पांडवों का साथ दिया, लेकिन राजा अश्मक का जो लड़का था, उसका नाम का ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन बृहदबल करके एक जगह आया है। यह बृहदबल कौरवों के बाजू में था। यह कौरवों के बाजू से लड़ा, राजा अश्मक का लड़का, और कौरवों के बाजू से लड़ते हुए उसका युद्ध अभिमन्यु से हुआ। अभिमन्यु अर्जुन का लड़का। अभिमन्यु एक जबरदस्त योद्धा था, बहुत सारे आघाड़ियों पे वो साथ में लड़ते हुए चल रहा था। और उस अभिमन्यु के हाथ से बृहदबल यानी राजा अश्मक के लड़के का लड़का मारा गया। उस युद्ध में वो मारा गया। कौन? राजा अश्मक का लड़का, जिसके कारण पांडवों की सेना थोड़ी खच्चीकरण हुआ उनका, क्योंकि उसमें अश्मक की सेना भी थी। यह वर्णन महाभारत में है। तो यह हुआ महाभारत की बात, जिसमें राजा अश्मक का उल्लेख आया है। लेकिन राजा अश्मक वो नहीं, क्योंकि वो तो बहुत प्रिय पहले बात, वो तो लगभग ऋग्वेद के आसपास की बात है राजा अश्मक की। राजा सुदास का वर्णन ऋग्वेद में है, तो आप समझिए कि ऋग्वेद की बात है। और ये राजा अश्मक जो उल्लेख करे, अश्मक महाजनपद के राजा को राजा अश्मक कहते हैं, जैसे मैंने कहा मराठा के राजा को कहते हैं। दूसरी बार इस अश्मक का उल्लेख आया, अश्मक महाजनपद का, वो आया अलेक्जेंडर के साथ। अलेक्जेंडर पौरस से लड़ने के बाद आगे बढ़ा। मगध का साम्राज्य उसको मालूम हुआ कि बहुत बड़ा है साम्राज्य, तो पहले ही वहां टक्कर न लेते हुए वो थोड़ा दक्षिण की तरफ मुड़ा, पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो साइड है, और उसका पाला पड़ा या उसका युद्ध हुआ किससे? अश्मक महाजनपद के राजाओं से। अश्मक राजाओं की जो सेना थी वो बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें लगभग 300 हाथी थे, 20,000 घोड़े या घोड़दौड़ जिसे हम कहते हैं, घोड़दल था, और बहुत बड़ी सेना भी थी। तो वहां पे अलेक्जेंडर की हार हुई, उसे पीछे हटना पड़ा, और जिसके कारण उसके अलेक्जेंडर के सैन्य का मनोबल टूट गया। उनके ध्यान में यह आ गया कि यहाँ पे जितना मुश्किल है हम मारे जाएंगे, और यहाँ पे अगर किसी तरह से अगर हम कोशिश करके जीत भी लेंगे तो इससे भी बड़ा साम्राज्य मगध का है, इससे भी बड़ा मजबूत सेना उनकी है मगध की, तो वहाँ पे तो और मुश्किल है। तो उससे उनका मनोबल टूट गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने बोल दिया अलेक्जेंडर को कि आगे हम नहीं लड़ेंगे। और उनके सख्त बर्ताव के कारण, की डिसीजन के कारण कि हम आगे अभी लड़ने वाले नहीं है, हमें घर जाना है, हमें याद आ रही, जो भी उन्होंने अपनी कहानियां बनाई, और उन्होंने आगे लड़ने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसके कारण अलेक्जेंडर को हिंदुस्तान जीतने का या भारतवर्ष को जीतने का उसका सपना नहीं पूरा हुआ, उसको पीछे हटना पड़ा। वो कहानी हम बाद में देखेंगे। लेकिन ग्रीक इतिहासकारों में एक जो उल्लेख किया है दुर्गमत्सव करके, जिसमें उन्होंने अमर गाथा करके एक बड़ी कहानी भारतवर्ष के युद्ध की दी है, वो इन अश्मक सेनाओं के साथ उसका जो युद्ध हुआ था उसी के बारे में है। यानी ग्रीक इतिहासकारों ने उनको बड़े शक्तिशाली राजा के तौर पे रखा है, उस अमर गाथा का अच्छा सा वर्णन किया है जो अश्मक के साथ उनका युद्ध हुआ था। तो इस तरह से अश्मक महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद था। जो राजा मगध थे, मगध के राजा थे पद्मनंद। मगध के उसके पहले एक अलग राजवंश था, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन पद्मनंद ने क्या किया? पद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना मगध में की, मगध को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया, और पद्मनंद ने इस अश्मक के ऊपर भी आक्रमण किया था। पद्मनंद के मगध राज्य की सीमा अश्मक तक पहुंच गई थी, उसके कारण अश्मक राज्य कई हद तक क्षीण हो गए थे।
फिर उनके आपस में भी आसपास जनपदों के साथ काफ़ी इश्यूज थे, काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन फिर भी वो कंपेरेटिवली उनके आसपास के राजाओं से काफ़ी शक्तिशाली ही थे। जैसे राजा अशोक ने कलिंग की लड़ाई जब जीत ली थी, उस वक्त कलिंग के लड़ाई के पहले जब उसका प्रयास चालू था अलग अलग जनपदों को जीतने का और हर जगह अपना साम्राज्य फैलाने का, उसका जो महत्वाकांक्षा थी, उसी में उसके जो सेनापति थे उन्होंने अशोक को पूछ लिया कि क्या हम अश्वक महाजनपद पे आक्रमण करें। तो राजा अशोक ने कहा था कि नहीं, उसका जो वर्णन उसने किया है कि उन्होंने ये कहा था कि उनको हम युद्ध में नहीं जीत सकते, वो अपराजय है, उनका हम पराजय नहीं करा सकते, तो उनसे हमें धर्म पद्धति से जीतना होगा। उनको जो भी उनके अलग आइडियाज़ होते थे उसके हिसाब से उनसे जीतना होगा। और राजा अशोक ने उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा क्योंकि वो शक्तिशाली थे, उनको जीतना मुश्किल था। ये बात वहाँ से क्लियर हो गई। तो इस तरह का एक बड़ा साम्राज्य अश्वक महाजनपद था, लेकिन वो साम्राज्यवादी नहीं थे, उसका कहीं उल्लेख नहीं कि उनको अलग अलग राज्यों में जाके उन्होंने लड़ाइयाँ की, नहीं, उन्होंने अपना संरक्षण भली भांति किया, इतना पक्का है। और फिर उनके आपस के लड़ाई जो जनपद से बना हुआ महाजनपद होता है उसमें से आपस में भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, बहुत पॉलिटिक्स चलता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, उसमें वो क्षीण भी होते गए और बाद में 7 वाहनों के टाइम पे वो रिप्लेस हुए या उसके पहले थोड़ा वो रिप्लेस हुए, जब आगे की कहानी मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है। तो इस तरह से अश्वक जनपद महाजनपद राजा अश्वक के नाम से पड़ा, लेकिन इक्ष्वाकु कुल के यानी श्री राम के कुल के कुश के परिवार के एक सभासद ने उसकी स्थापना की, क्योंकि अगर वो राजा अश्वक ने की होती जो कि ऋग्वेद टाइम पे हुआ तो श्री राम के रामायण में उसका उल्लेख जरूर आता, लेकिन उसकी स्थापना उसके काफ़ी बाद हुई है। कुश जो राजकुमार था, जो श्री राम का वंशज थे, लड़का था, उसके वंशजों के तरफ से वो बाद में स्थापित हुआ है, ये क्लियर है। और इस तरह से उस अश्वक महाजनपद की जो राजधानी थी वो अपने महाराष्ट्र में औरंगाबाद के अंदर जो गोदावरी नदी है, उस गोदावरी के किनारे एक जो शहर था पैठन, वो थी, जिसी का इतिहास में पोतन या पौतन करके भी उल्लेख है। अभी ये जो उसका जो राज्य था अश्वक का, ये गोदावरी के दोनों तरफ था, काफ़ी बड़ा था, तो उसका उल्लेख अपने इतिहास में भी है। गौतम बुद्ध और उनके जो अनुयायी थे उनके इतिहास में, उनके साहित्य में भी अश्वक महाजनपद का बहुत जानकारी लिखी गई है। अश्वक राजाओं ने बौद्धों को भी बहुत मदद की है। गौतम बुद्ध के टाइम पे भी ये जनपद था और उसमें काफ़ी मदद की गई है। गौतम बुद्ध में उनकी स्तुति लिखी गई है, गौतम बुद्ध के साहित्य में। तो दोस्तों, इस तरह अश्वक जनपद की ये जानकारी जहाँ पे भी जितनी भी मिल सकती थी यहाँ पे हमने शेयर की। अश्वक जनपद का जो मूल नाम रखा गया राजा अश्वक, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, जिसमें हमें ये भी देखना है कि जो श्री राम है उनकी कितनी पीढ़ियाँ हुई थी। उनका जो राजा सुदास था उसने जो बड़ा युद्ध जीता था उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं, और इसके लिए आपको इंतजार करना है हमारे नेक्स्ट वीडियो का। हाँ, लेकिन मैंने जैसे कहा, ओपन माइंडेड लोग ही उसको सुने, जिनकी सोच साइंटिफिक नहीं है या जो एक लिमिट तक ही अपनी कट्टरता धार्मिकता के बीच में ही अटके रहना चाहते हैं, उनके लिए वो वीडियो बिल्कुल नहीं है। अपना इतिहास है, इतिहास जानना पड़ेगा, इतिहास समझोगे तो खुद को समझोगे। तो दोस्तों, इसलिए हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तभी तो आपको आने वाले सारे वीडियोस हम भेजते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि हमें तो हिंदवी स्वराज्य के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखने हैं, बहुत सारे मराठाओं के पराक्रम हमें देखने हैं, लेकिन उसके पहले वाला इतिहास भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हम इस इतिहास को श्री राम और उसके पहले से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।